खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की है और इस मौके पर सीएम ने सूचना प्रसारण मंत्री से ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन पर दिखाई जा रही तांडव वेब सीरीज को लेकर भी चर्चा की। सीएम ने तांडव वेब सीरीज पर तुरंत बैन लगाने की मांग की है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसर लगाने को लेकर भी चर्चा की गई। तो दिल्ली के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा जुड़ गए हैं। राहुल, प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात थी तो मुद्दा भी उन्होंने उठा दिया जिसको लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। जी, प्रकाश जावड़ेकर से जब मुलाकात इन्होंने की तो प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात में इन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो दिखाया जाता है उस पे तांडव वेब सीरीज को लेकर के इन्होंने वहां पर चर्चा की और उसमें तांडव वेब सीरीज पर तुरंत बैन लगाने की यहाँ पर मांग की है और साथ ही साथ यहाँ जो ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी सेंसर लगाने की यहाँ पर चर्चा की है। ये मुलाकात उन्होंने वहाँ की थी, उस पर जाकर के मुलाकात की थी प्रकाश जावड़ेकर के। उसके बाद मुख्यमंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की और नितिन गडकरी से मुलाकात अब उनकी खत्म हो चुकी है। तो इसके बाद संभवतः जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं और कि इनकी मुलाकात अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से होनी है, तो उससे थोड़ी ही देर बाद ये अमित शाह से भी मिलने के लिए जा सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर यदि हम बात करें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, क्योंकि जब इन्होंने मुलाकात आज दिल्ली दौरे में इन्होंने मुलाकात की है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर के यहाँ पर चर्चा की है जिसपे कि बैन लगाने के लिए और उसके साथ राहुल, लेकिन अभी तक के कार्यक्रम में तय नहीं था अमित शाह से मुलाकात का, लेकिन अचानक से अमित शाह से यूं मिलने जाना। देखिए, इन्होंने समय मांगा था लेकिन समय मिला नहीं था, लेकिन अभी क्योंकि इनको समय मिल गया है तो ये जाएंगे, इनका मुलाकात करने का समय मिला है, ये मुलाकात करने के लिए जाएंगे। और उसके बाद अभी क्योंकि अमित शाह खुद एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है इसलिए उनकी अभी मुलाकात नहीं हो पा रही है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद ये मिलने के लिए जा सकते हैं। इन्होंने खुद ही ये चीज की हम लोग को जानकारी दी थी कि इसमें ये मुलाकात करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ जब दिल्ली के दौरे पे हैं तो अमित शाह से भी इनकी मुलाकात है, लेकिन पहले जो प्री प्लान जो प्रोग्राम था उसमें अमित शाह से मुलाकात करने का इनको समय नहीं था। चलिए, शुक्रिया आपका राहुल मिश्रा इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात हो चुकी है, नितिन गडकरी से भी उनकी मुलाकात हो गई है और अब बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद वो अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी वेब सीरीज को लेकर आचार संहिता बनाने की मांग की है। मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा कि हिंदू धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली वेब सीरीज के नियंत्रण के लिए कोई ठोस कानून नहीं है, जिसके चलते कुछ लोग जानबूझकर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाली फिल्में और वेब सीरीज बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस सीरीज पर रोक नहीं लगी तो अमेजॉन के ई बिजनेस का बहिष्कार करेंगे। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदू देवी देवताओं का इस तरह से अपमान तांडव वेब सीरीज़ में किया गया है। आज मैंने प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र लिखने का निर्णय लिया है और हम केंद्र सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि वेब सीरीज़ को लेकर भी हम कहीं ना कहीं आचार संहिता बनाएं। अमेजॉन के सीईओ को भी मैं मेल कर रहा हूँ और मैं सभी जनता से अपील करूँगा कि अमेजॉन के सीईओ को मेल कर इस पूरे मामले में विरोध दर्ज करें। सैफ अली खान स्टारर पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज तांडव अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होने के साथ ही विवादों में घिर गई है और भोपाल में भी तांडव को लेकर हिंदू संगठन नाराज नजर आ रहा है। हिंदू संगठन ने राजधानी के रोशनपुरा चौराहे पर वेब सीरीज तांडव के पोस्टर पर कालिख पोती और पूरा पोस्टर फाड़ डाला। साथ ही सीरीज पर तत्काल रोक की मांग की है और ऐसा ना होने पर विरोध की चेतावनी भी दी। सीरीज के प्रमोशन के लिए ये वीडियो लगाया गया था। दरअसल तांडव सीरीज पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर लोग वेब सीरीज का जमकर विरोध कर रहे हैं और सीरीज के खिलाफ #बैन तांडव नाउ ट्रेंड कर रहा है।
बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे देवी देवताओं के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करके या अनर्गल बयानबाजी करके, उनको अनर्गल फिल्मांकन करके उनके खिलाफ कुछ ना कुछ जो अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल तत्काल प्रतिबंध होना चाहिए। अभी हम FIR कराने जा रहे हैं टीटी नगर थाने में फिल्मकारों के खिलाफ। नहीं रोसा गया तो जब सैफ अली खान अगर मध्य प्रदेश आएंगे तो मुंह काला करके उनको जूतों की माला पहनाई। तो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है और रोशनपुरा चौराहे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल वेब सीरीज को लेकर ये पोस्टर यहां लगाया गया था, जिसे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। वेब सीरीज तांडव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है और कांग्रेस का आरोप है कि जब सेंसर बोर्ड बीजेपी का है तो ऐसी फिल्में कैसे रिलीज हो जाती हैं। कांग्रेस ने प्रोड्यूसर पर बीजेपी का एजेंट बनकर काम करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने आरोपों को निराधार बताया है। सोची समझी योजनाओं के तहत इस तरह कार्यक्रम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे प्रोड्यूसर्स के लिए एजेंट के रूप में काम करते हैं। जिसकी किस फिल्म को उनको ज्यादा हिट करना होता है, पब्लिसिटी कराना होती है, ऐसे घटनाएं लेकर विवाद पैदा कर देते हैं और बात लेके आते हैं। मुझे आश्चर्य बात का होता है कि सेंसर बोर्ड किसका है, केंद्र सरकार किसकी है, राज्य सरकार किसकी है, क्या कर रहे हैं ये लोग, सब क्यों होने देते हैं। बाद में इस तरह के निकालकर माहौल बिगाड़ते हैं और फिल्म की पब्लिसिटी कराते हैं। ये एजेंट के रूप में काम करते हैं, जो गलत है। किसी ने फिल्म बनाया, वेब सीरीज लॉन्च की, इसमें भारतीय जनता पार्टी तो कुछ कर नहीं सकती। एक बात तो स्पष्ट है कि अगर कहीं कोई गलत चित्र दिखाया गया है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी उसका सहयोग नहीं करती। अगर कांग्रेस इस चीज़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है तो ये घिनौनी सियासत भारतीय जनता पार्टी ने ना कभी करी है और ना करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों की धार्मिक भावनाओं पर आस्था रखती है और उसका सम्मान करती है। दिल्ली में सीएम शिवराज की आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद सीएम ने बताया कि मध्य प्रदेश के विकास के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। सीएम ने बताया कि भिंड, मुरैना और ग्वालियर क्षेत्र ऐसा है जहां से बड़ी संख्या में जवान सेना में भर्ती होते हैं और सीमाओं की रक्षा करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल क्षेत्र में एक और सैनिक स्कूल खोलने की मांग की है, जिस पर रक्षा मंत्री ने सहमति जाहिर कर दी है। सीएम ने कहा कि स्कूल की बिल्डिंग इतनी जल्दी नहीं बन सकती है, इसीलिए जब तक भवन नहीं बन रहा है तब तक किराए के भवन में स्कूल चलाने की अनुमति दें। इसके जवाब में रक्षा मंत्री ने कहा है कि इस पर वो जल्द ही फैसला करेंगे। DRDO को जमीन देने को लेकर सीएम ने कहा कि ग्वालियर में करीब 50 हेक्टेयर जमीन सरकार ने निःशुल्क दी है। मध्य प्रदेश में एक और सैनिक स्कूल खुले और भिंड और मुरैना, चंबल क्षेत्र, ग्वालियर क्षेत्र ऐसा है जहां से सेना में बड़ी संख्या में जवान सेना में भर्ती होते हैं और देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी इसके लिए सहमत है, स्कूल स्वीकृत भी हो गया है। देशवासियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई है और देश भर में एक नहीं 2 वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन उज्जैन में एक विशेष धर्म के लोगों को जिंदगी बचाने वाले टीके से ज्यादा फतवे की चिंता सता रही है। जहां देश में हर कोई चाहता है कि उन्हें पहले वैक्सीन लगे और वो कोरोना महामारी से सुरक्षित हो जाएं, तो वहीं उज्जैन में मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि जब तक फतवे में वैक्सीन लगाने की इजाजत नहीं मिलेगी तब तक कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाएगा। हालांकि नए नायब काजी ने कहा है कि मामले को लेकर उन्होंने मीटिंग की है, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े मुस्लिम डॉक्टर से मशवरा कर रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि वैक्सीन लगवाने के लिए जल्द ही फतवा आएगा। वैक्सीन को लेकर हमारे पूरे भारत के जो सुन्नी उलमाए किराम हैं उन्होंने मीटिंग कर ली है और जो मेडिकल लाइन के जो जानकार हमारे मुस्लिम डॉक्टर्स हैं और मेडिकल लाइन के जो लोग हैं उन लोगों से मशवरा कर रहे हैं। मगर ये काम मुफ्तियान इस्लाम का है और हमारी जो सुन्नतुल जमात के जो रहबर हजरात हैं वो इस काम में लग गए हैं। बहुत थोड़े ही वक्त में ये फतवा आ जाएगा कि हमें बीमारी के लिए बचने के लिए जो वैक्सीन है इसका इस्तेमाल करना या नहीं करना। तो वैक्सीनेशन के लिए फतवे का इंतजार किया जा रहा है। मौलाना को आपने सुना जो कि कह रहे हैं कि हम राय मशवरा करेंगे और उसके बाद उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्द ही फतवा जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसको एक तरीके से कहें तो सियासत भी इस पर देखी जा रही है। इस बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सवाल खड़े कर रही हैं कि जिंदगी ज्यादा जरूरी है या फिर फतवा जरूरी है।
उज्जैन में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं के बयान पर राजनीतिक दलों ने अपनी राय भी दी है और कांग्रेस ने समाज में संतोषजनक संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को वैक्सीनेशन करवाने की बात कही है। तो वहीं बीजेपी ने फतवों को समाज से मुसलमानों को अलग थलग करने की साजिश करार दिया। नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है फतवा जारी होने की। भ्रांतियां लोग पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूं वैक्सीन जो है लोगों की जान बचाने के लिए आई है और वैक्सीन का स्वागत किया जाना चाहिए। अगर लोग विश्वास पैदा कराएंगे, सत्ता में बैठे हुए लोग अगर आगे आएंगे, निश्चित रूप से चाहे प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, दूसरे मंत्री हों, ये वैक्सीन लगवाएंगे आगे आकर तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा। और कांग्रेस पार्टी हमेशा इसका सपोर्ट करती रही है। वैक्सीन से हमारे कोई वो नहीं, हम तो खुद इस बात को चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं और लगना चाहिए। महज हंगामा खड़ा करके चर्चाओं में आना ये ठीक नहीं है। आलिमों को चाहिए कि इसमें स्पष्टता पूर्वक बयान जारी करके वैक्सीनेशन में अपना सहयोग करना चाहिए। सब लगवाएंगे वैक्सीन, सबको लगेगी, सबको अपनी जान बचानी है। इसका एक प्रोसेस है। हेल्थ वर्कर जिन्होंने पहले वर्क किया है आवाम के जीवन बचाने के लिए, पहला चरण उनका है, इसलिए उनको लग रही है। हर कोई लगाएगा। ये तो भ्रम का वातावरण पैदा करके वैक्सीन के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। मुझे लगता है ये जायज नहीं है। किसान संगठन और सरकार के बीच कल 10वें दौर की बातचीत होगी और जिस पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने समाधान निकलने की उम्मीद जाहिर की है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों को कई विकल्प दिए हैं और बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में कृषि कानूनों पर किसानों को आपत्ति है, जिस पर सरकार खुले मन से चर्चा कर रही है। कांग्रेस की किसान पंचायत पर नरेंद्र सिंह तोमर ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज तक किसानों के लिए कुछ नहीं किया, ऐसे में कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने 26 जनवरी को किसानों से ट्रैक्टर मार्च नहीं निकालने की अपील की है। किसान आंदोलन पर हैं, उनसे 9 चरण हम लोगों ने चर्चा की है और मैंने हमेशा ये कहा है कि किसान यूनियन के लोग प्रावधान पर चर्चा करें और जिस प्रावधान से किसान को तकलीफ है उस प्रावधान पर विचार करने के लिए और उसमें संशोधन करने के लिए सरकार खुले मन से चर्चा कर रही है। कल फिर बैठक है और मुझे आशा है कि किसान कल विकल्पों पर चर्चा करेंगे तो समाधान का रास्ता निकल सके। रायसेन जिले के सिलवानी में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और कृषि कानूनों के विरोध में 500 से ज्यादा किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर रैली निकाली। बजरंग चौराहे पर एक आम सभा को संबोधित करते हुए किसानों ने राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को तत्काल वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी का कानून बनाने की मांग की। किसानों की इस रैली में पहुंचे 11 साल के एक बच्चे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कृषि बिल कानून वापस लेने की मांग की। किसानों की प्रमुख मांगे हैं जो सरकार 3 काले कानून लाई है एमएसपी के विरोध में, उनको बंद किया जाए। जो किसानों के लिए डेड वारंट है, अगर नहीं की तो चप्पा चप्पा हिला देंगे। 3 काले कानून बनाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिनमें एमएसपी मुख्य है, दूसरी जमाखोरी और तीसरी जो अडानी अंबानी उद्योगपतियों के हवाले किसानों को छोड़ा जा रहा है। किसान चाहते हैं कि सरकार बीच में रहे और सरकार अगर किसानों के बीच से हटती है, उद्योगपतियों के हवाले किसानों को करती है, तो पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलन करेंगे, इन कानूनों का विरोध करेंगे। सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं वो वापस होने चाहिए। जय जवान जय किसान। मंदसौर में कल कांग्रेस कार्यालय में मारपीट मामले में संगठन ने कार्रवाई की है और सोमिल नाहटा और असगर मेव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। कार्रवाई की जानकारी जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने दी है। आपको बता दें कि मारपीट में कुछ लोग जख्मी भी हो गए थे और जिसके बाद शिकायत पर पुलिस ने दोनों पक्षों के 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। वहीं मामले में बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस की प्रवृत्ति ही झगड़ालू है और कभी कांग्रेस कार्यालय में लड़ते हैं तो कभी देश में लोगों को लड़ाकर माहौल खराब करने का काम करते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि ऐसी अनुशासनहीनता जो आउटर लोगों को लेकर जिला कांग्रेस में लेके मारपीट की जाए, उससे संदेश ठीक नहीं जाएगा और कांग्रेस कैसे चलेगी। प्रदेश कांग्रेस के हमारे जो बटुक शंकर जी जोशी आए थे, इन सब से उन्होंने राय में शरक कर ये निर्णय लिया कि 6 साल के लिए इनको निष्कासित किया जाता है। कांग्रेस के बड़े लीडर लड़े हैं, जो जिले के बड़े
नामी लीडर है, वो लीडर जब आपस में लड़ते हैं तो छोटे कार्यकर्ता पर क्या असर जाएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के नेचर में ही लड़ाई झगड़े हैं। आप दिल्ली में जाओ, जहाँ जाओ वहाँ लड़ाई झगड़े करना, धरने देना, चक्का जाम करना, देश का माहौल ख़राब हो, इस प्रकार के जो आयोजन है उसमें प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस का ही हाथ रहता है और कांग्रेस के नेचर में लड़ाई झगड़ा है। ये गांधी चौराहे स्थित कांग्रेस कार्यालय बना हुआ है, उसमें कल 17 तारीख को दोपहर 2 बजे इनकी मीटिंग के दौरान किसी पर्सनल मुद्दे को लेकर आपसी में झगड़ा हो गया था, जिस पे दोनों पक्षों की तरफ से कायमी की गई है और उसकी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसी खबर के साथ फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में राजभवन का घेराव करने पहुंची महिलाओं को पता ही नहीं कि वो किस लिए आई हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजभवन का घेराव करने पहुंची महिला बोल रही हैं कि उनको पेंशन नहीं मिल रही है, उनका परमिट नहीं बन रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर राजभवन का घेराव किया था, लेकिन प्रदर्शन में जुटाई गई भीड़ को पता ही नहीं था कि आखिर वो प्रदर्शन किस मुद्दे पर कर रहे हैं। फिलहाल राजभवन का घेराव करने जा रहे लोगों को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर पहले ही रोक लिया। शिकायत करने आए हैं, गरीबी दूर करवाने। क्या शिकायत करने आए? हम लोगों की पेंशन नहीं बन रही, हम लोगों को परमिट में नाम नहीं जुड़ रहा, परमिट नहीं बन रहा। हमने अपना ज्ञापन दिया है, हमने ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध करा और हम आपके ज़रिए भी ये बात करते हैं कि जिस तरह से शिवराज सिंह जी आप भांजियों की पूजा करते हो तो वो पूजा की लाज रखिए। जो आपने पूजा करी है वास्तव में तो आप रेपिस्टों को सदा दीजिए। और जिस तरह आपने पत्थरबाजों के ऊपर बड़ा चिल्ला के एक पत्थर आने पे एक महिला पे मुकदमा लगाया, मकान तोड़ा, तो अब रेपिस्टों के मकान कब टूटेंगे इसका इंतजार है। मुरैना में जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत मामले की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। जांच दल ने प्रदेश में अवैध शराब बनने और बाहरी राज्यों से तस्करी रोकने के लिए वर्तमान आबकारी कानून को कमजोर बताया है। जांच कमेटी ने आबकारी कानून को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की तरह सख्त बनाने का सुझाव दिया। जांच रिपोर्ट में कहा है कि अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर धारा 134 के तहत कार्रवाई की जाती है, जिसमें तुरंत जमानत हो जाती है, जिससे लोगों में कानून का खौफ नहीं रहता। एक आदमी पर 30 से 40 मामले दर्ज हैं और जांच टीम ने कहा है कि वर्तमान आबकारी नीति में बड़े ठेकेदारों को 2 से 3 जिलों के ठेके हैं। ऐसे में वो लोग अपनी मोनोपोली बनाकर एमआरपी से ज्यादा रेट पर शराब बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। शराब महंगी होने का फायदा अवैध शराब का कारोबार करने वाले उठा रहे हैं। वो अवैध शराब बनाकर गरीबों को सस्ते दाम पर दे रहे हैं। जांच टीम ने कहा कि आबकारी नीति में ज्यादा टैक्स लगाए जाने की वजह से प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में शराब महंगी है और इससे हरियाणा सहित अन्य राज्यों से प्रदेश में अवैध शराब आ रही है और ऐसे में आबकारी नीति में टैक्स में संशोधन करने की जरूरत है। मुरैना शराब कांड की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि मामले में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार मध्य प्रदेश से शराब माफियाओं को खत्म करेगी और किसी भी सूरत में शराब माफियाओं को एमपी में पनपने नहीं दिया जाएगा। जब रिपोर्ट आ गई है तो उच्च स्तरीय बैठक में विचार होगा इसका। जब वो कमेटी आई है, कमेटी ने रिपोर्ट पेश करी है, तब उस पर विचार होगा। बिल्कुल सफाया होगा। मध्य प्रदेश में जो भी इस प्रकार के माफिया हैं, चाहे भू माफिया हो फिर चाहे वो शराब माफिया हो, उनको नेस्त नाबूद करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और हम सब उसमें लगे हैं। क्या आपको पता है कि स्नूकर खेल की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे। जनरल नॉलेज का यह सवाल न केवल प्रदेश बल्कि देशवासियों के लिए भी गर्व की बात है। स्नूकर के योगदान में प्रदेश के एक क्लब की कहानी इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो जबलपुर का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन एक रोचक बात उसको और महत्वपूर्ण बना देती है और वो बात है स्नूकर खेल के आगाज की, जिसका गवाह भी जबलपुर ही है। जबलपुर के नर्मदा क्लब से ही स्नूकर खेल की शुरुआत हुई थी। इस क्लब की स्थापना सन 1889 में ब्रिटिश काल में हुई थी। स्नूकर शब्द की शुरुआत अंग्रेजों ने ही की थी। बताते हैं कि जब डेवनशायर रेजिमेंट के कर्नल सर नेविल चैम्बरलेन गेम खेल रहे थे, तभी उनके प्रतिद्वंदी ने एक बॉल को निशाना बनाया, लेकिन वो बॉल को गेम पॉकेट में नहीं डाल पाए, जिसके बाद कर्नल चैम्बरलेन ने उसे स्नूकर कहकर बुलाया।
इस शब्द से कर्नल का मतलब था अनुभवहीन खिलाड़ी, और तभी से इस खेल का नाम स्नूकर पड़ा। समय समय पर स्नूकर के खेल में बदलाव होते रहे और बाद में ये खेल बिलियर्ड्स से जुड़ गया। जबलपुर के जिस नर्मदा क्लब में अंग्रेज खेलते थे, 1707 में बना स्नूकर टेबल आज भी यहाँ मौजूद है, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी बखूबी निभाई जाती है। यहाँ से ही नर्मदा क्लब के ही परिसर से, नर्मदा क्लब के अंदर से स्नूकर का जन्म हुआ है। ये नोबल गेम जो है बहुत ही इंटरनेशनल लेवल तक खेला जाता है। हमारे नर्मदा क्लब में इस टेबल को हर साल प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। इसका जो क्लॉथ आता है वो बेंगलोर से आता है, उसके जो कुशन होते हैं वो भी बाहर से आते हैंगे। यही नहीं, KBC 2 और KBC 5 में भी स्नूकर की शुरुआत को लेकर प्रश्न पूछा गया था, जिसके जवाब में कंप्यूटर जी ने जबलपुर नर्मदा क्लब पर ही सही जवाब का ताला लॉक किया था। KBC 2 जो था उसमें 25 लाख रुपीस का भी क्वेश्चन था कि ये नोबल गेम कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसमें आंसर यही आया था कि जबलपुर के नर्मदा क्लब से इसकी शुरुआत हुई है। और जहाँ तक मुझे थोड़ा ध्यान आ रहा है कि लास्ट थर्सडे को भी कुछ एक क्वेश्चन आया था KBC में ही, अमिताभ बच्चन के द्वारा पूछा गया था कि ये स्नूकर गेम कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसमें भी यही सेम क्वेश्चन आंसर था। नर्मदा क्लब के योगदान की बात करें तो इसकी कहानी इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। इस क्लब ने कई ऐसे खिलाड़ी दिए जिन्होंने देश ही नहीं विश्व में भी अपना नाम कमाया। करीब 20 बार स्टेट और 4 बार राष्ट्रीय स्तर के स्नूकर खिलाड़ी रह चुके हरीश गांधी बताते हैं कि उन्होंने पहले शौक के तौर पर इस खेल को खेला, लेकिन शौक कब पैशन बन गया पता ही नहीं चला। हरीश गांधी ने जबलपुर में इस गेम के जन्म को गर्व की बात कही है। मैंने ये गेम सन 1975 से खेलना शुरू किया था, तो उस टाइम तो ऐसे ही शौकिया खेलते थे। बाद में 88 में मैंने इसमें पहला स्टेट रैंकिंग जीता अपना मध्य प्रदेश का, और ये संस्कार धानी के लिए एक बहुत आप समझिए कि गौरव की बात है कि ये जो गेम है इसका आविष्कार इस 2 टेबलों पे हुआ। जहां एक तरफ इस ऐतिहासिक टेबल पर स्नूकर खेलकर युवा खिलाड़ी खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं, वहीं कम स्नूकर टूर्नामेंट होने से वो निराश भी हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि इस टेबल जो यहाँ पे लगा हुआ है, 1879 से ये टेबल लगा हुआ है यहाँ पे, एंड स्नूकर वाज इन्वेंटेड ऑन दिस टेबल। हम लोग को इस पे खेलने मिलता है, मतलब वी आर रियली प्राउड ऑफ इट, एंड हमने इसको संभाल के भी रखा हुआ है टेबल को एकदम, और यहाँ के जितने भी वर्कर्स हैं बहुत अच्छे से इसका ख्याल रखते हैं। बहरहाल जबलपुर से हुई स्नूकर की शुरुआत न केवल जबलपुर वासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है, और इस गौरवशाली इतिहास को सुरक्षित रखने में नर्मदा क्लब भी अपना विशेष योगदान दे रहा है, जिसने आज इस स्नूकर टेबल को न केवल संभाले रखा है बल्कि आज भी खिलाड़ी इस पर अपने हाथ आजमा रहे हैं। प्रशांत शुक्ला, जी मीडिया, जबलपुर।